हेलो एंड वेलकम टू बाईक्यूल्स। तो 10 मिनट्स 10 पीवाईक्यू की सीरीज में हमारा चैप्टर चल रहा था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और इस चैप्टर का आज ये सेकंड लेक्चर है। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, इन द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ डीएनए अ नाइट्रोजनस बेस इज लिंक्ड टू द ओएच ऑफ। अब ये बिल्कुल एनसीईआरटी की ही लाइन है। देखो आपको पता होना चाहिए जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो दो टाइप के हैं, प्यूरिन्स। प्यूरिन्स में हम पढ़ते हैं एडेनिन और ग्वानिन के बारे में, और पायरिमिडीन्स जिसके अंदर आते हैं साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। इसमें से जो साइटोसिन है, अगर पायरिमिडीन्स की बात करूं, साइटोसिन तो कॉमन है डीएनए में भी और आरएनए में भी। ऑन द अदर हैंड जो थाइमिन है वो डीएनए में प्रेजेंट है, पर यूरेसिल जो है वो आरएनए में प्रेजेंट है। सॉरी, जो थाइमिन है वो डीएनए में प्रेजेंट है और यूरेसिल जो है वो आरएनए में प्रेजेंट है। हाँ, मैंने यही तो बोला। उसके बाद देखो, ये तो थी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो मैंने वैसे ही आपको बता दी। अब बात आती है कि ये जो नाइट्रोजनस बेस है ये पेंटोज शुगर के कौन से कार्बन से लिंक्ड होता है। तो ये लिंक्ड होता है कार्बन नंबर 1 से। तो अपना जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कार्बन नंबर 1 ऑफ पेंटोज शुगर। और अगर ऐसे ही हमें फॉस्फेट ग्रुप का पूछ लेते तो वो आता 5th पोजीशन पे, कि ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ये लिंक्ड होता है OH ऑफ 5th कार्बन। ठीक है, क्लियर। और जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा होता है, फोस्फोईस्टर बॉन्ड। और यहाँ पर जब नाइट्रोजन और जो शुगर है वो जुड़ती है फर्स्ट पोजीशन पे, तो यहाँ जो बॉन्ड होता है वो होता है एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। उसके बाद है प्यूरिन्स फाउंड इन बोथ डीएनए और आरएनए। देखो अब आपको पता होना चाहिए, ऊपर अभी मैंने बता दिया, इस चीज को मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। जो एडेनिन और ग्वानिन है वो प्यूरिन्स है, और ये आरएनए में भी मिलते हैं और डीएनए में भी मिलते हैं। ठीक है, ये आरएनए में भी मिलते हैं और क्या, ये डीएनए में भी मिलते हैं। उसके अलावा साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल, ये तीनों हैं पायरिमिडिन। साइटोसिन मिलेगा आरएनए में भी और डीएनए में भी, थाइमिन मिलेगा सिर्फ डीएनए में, और यूरेसिल मिलेगा आरएनए में। क्लियर। उसके बाद देखो, द एसोसिएशन ऑफ H1 विद न्यूक्लियोसोम इंडिकेट्स। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, देखो जब नेगेटिवली चार्ज डीएनए रैप हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज हिस्टोन ऑक्टोमर के साथ, उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोसोम। और ये न्यूक्लियोसोम आगे कंडेंस होकर क्या बना देगा, क्रोमैटिन फाइबर बना देगा। ठीक है, तो जब H1 एसोसिएट हो जाता है न्यूक्लियोसोम के साथ, उसके बाद हम क्या बोल सकते हैं कि डीएनए कंडेंस होता जा रहा है, किसमें, क्रोमैटिन फाइबर में। उसके बाद अगला क्वेश्चन, डीएनए फ्रेगमेंट्स आर। पिछले लेक्चर में भी हमने जो 2-3 क्वेश्चंस किए थे वो इस चीज पे किए थे, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी के ऊपर, कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं जो पैकेजिंग में हेल्प करते हैं, और डीएनए फॉस्फेट की वजह से नेगेटिवली चार्ज है। तो यहाँ पर डीएनए क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, एनसीईआरटी में भी लिखे हैं, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आज का अपना 5th क्वेश्चन है, लिखा हुआ है ई कोलाई हैज ओनली 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर। इतने बेस पेयर हमें ई कोलाई में मिलते हैं, और यहाँ पर जो प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन है वो 18 मिनट्स में पूरा हो जाता है। तो एवरेज रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन कितनी है, मतलब 1 सेकेंड के अंदर कितने बेस पेयर जुड़ते हैं। तो देखो जब हम डीएनए रेप्लिकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहला जो मेन एंजाइम यहाँ हम बात करते हैं वो है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, जो कि डीएनए के टेम्पलेट को यूज करता है नया टेम्पलेट बनाने के लिए, नया स्ट्रैंड बनाने के लिए। इस एंजाइम को क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये हाईली एफिशिएंट एंजाइम है और ये पॉलीमर कैटेलाइज करता है पॉलीमराइजेशन को, लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स की पॉलीमराइजेशन को बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। और सेम लाइन सेम एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि ई कोलाई जो है उसके पास कितने बेस पेयर होते हैं, तो 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर होते हैं। अगर ह्यूमन के डिप्लॉयड कंटेंट की बात करें तो 6.6 इंटू 10⁻9 बेस पेयर होते हैं। तो ई कोलाई जिसमें 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर है, इसमें 18 मिनट्स में पूरा ये प्रोसेस हो जाता है एप्लीकेशन का। जो एवरेज रेट है पॉलीमराइजेशन का वो कितना है, 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। तो ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर। फिर ये 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब देखो ये तो बहुत आसान काम है, ठीक है, और ये आपने पहले पढ़ा भी होगा, ये हमेशा से आप बायो के स्टूडेंट हो, ये तो बेसिक चीज़ है। तो जीनोम क्या है, जीनोम है पूरी की पूरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी किसी भी ऑर्गेनिज्म की, है ना। उसके बाद ये जीनोम जो है ये आगे जाकर क्या है, हम आगे इसके बाद पढ़ेंगे क्रोमोसोम। क्रोमोसोम मतलब कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए जो कि पैक्ड है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से, जिसको हम क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक है, अब क्रोमोसोम में क्या है, जीन्स है। तो जीन क्या है, एक डीएनए की सेगमेंट जो कि प्रोटीन को कोड कर रही है, और न्यूक्लियोटाइड क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जेनेटिक मटेरियल के। तो हमें लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट में बताना है, तो लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट, सबसे लार्जेस्ट तो जीनोम हो जाएगा। देखो होता क्या है, न्यूक्लियोटाइड सबसे छोटी यूनिट है, फिर जीन, फिर
क्रोमोसोम यानी पूरा का पूरा जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए, और इस डीएनए का पार्ट था जीन, तो जीन तो छोटा पार्ट ही हुआ इसे। क्रोमोसोम, ऐसे कितने सारे क्रोमोसोम मिलेंगे, तो जीनोम यानी जिसमें पूरी की पूरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, तो हमें लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट में बताना है, तो सबसे पहले जीनोम, फिर क्रोमोसोम, फिर जीन और फिर न्यूक्लियोटाइड। ये हो गया ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कल के लेक्चर में भी आपने देखा था, ये सेम क्वेश्चन सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में था, आई थिंक 2020 के आसपास कभी पूछा होगा। देख सकते हो आप कि पीवाईक्यू रिपीट होते हैं, और देखो सब कुछ एनसीईआरटी में से है, कुछ भी एनसीईआरटी के बाहर नहीं है। हाँ, 2016 से पहले एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं जिनकी एग्जैक्ट लाइन्स एनसीईआरटी में मिलेगी नहीं, पर कॉन्सेप्ट मिलेगा। पर अब 5-6 सालों से ट्रेंड ये चल रहा है कि 99% ऑफ पेपर एनसीईआरटी में से ही है। तो ये सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी किसने प्रपोज किया था, फ्रांसिस क्रिक ने। तो अब आप देख सकते हो 3 ऑप्शन तो ये कट गए, क्योंकि सी में बताना है किसने प्रपोज किया था, तो आंसर तो हमें मिल गया, यही वाला होगा। ठीक है, आंसर तो हमें मिल चुका है, फिर भी हम आगे कर लेते हैं। तो ये सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कह रहा है कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो फ्लो करती है डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन। डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को या इन्फॉर्मेशन फ्लो होने के प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो ए पे तो आ गया हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन, और फिर एमआरएनए से प्रोटीन में यानी कि ट्रांसलेशन। बी पे हमारे पास क्या आ गया, ट्रांसलेशन। तो ये ऑप्शन डी हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद लिखा है, व्हाट आर दो स्ट्रक्चर्स दैट अपीयर ऑन बीड्स ऑन स्ट्रिंग इन अ क्रोमोसोम व्हेन व्यूड अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो देखो उसने बोला कि ये जो हिस्टोन है ये ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, 8 मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये एक यूनिट फॉर्म कर देते हैं जिसको हम हिस्टोन ऑक्टामर बोलते हैं। तो ये नेगेटिव चार्ज डीएनए जो है ये रैप होता है पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर के साथ, और ये जो स्ट्रक्चर बनाता है इसको न्यूक्लियोसम बोलते हैं। न्यूक्लियोसम constitute the repeating unit of a structure in nucleus called chromatin. Chromatin, the thread like strained colored bodies seen in nucleosome. तो ये जो न्यूक्लियोसम है ये क्रोमैटिन में ऐसे दिखते हैं हमें जैसे बीड्स ऑन स्ट्रिंग। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग विच डज नॉट फॉलो सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो दिया हुआ एग्जाम्पल म्यूकोर, क्लेमाइडोमोनास, HIV पी। अब आपको कुछ भी पता हो या ना हो, आपको ये पता है कि HIV जो है वो वायरस है, तो वायरस नहीं फॉलो करता है ये चीज को। HIV यानी कि रेट्रोवायरस हैज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज विच मेक्स देम अनेबल टू फॉलो रिवर्स ऑफ सेंट्रल डॉग्मा। ठीक है, मतलब डीएनए से आरएनए की जगह यहाँ आरएनए से डीएनए भी बन जाता है, तो यहाँ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन देखी जाती है। तो ये फॉलो नहीं कर रहे सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को, तो ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है 3' to 5' फोस्फोडाइस्टर लिंकेज अकर्स बिटवीन। ये क्या कर रहा है, तो ये लिंकेज क्या कर रहा है, 2 न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ रहा है। 2 न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड थ्रू 3' to 5' फोस्फोडाइस्टर लिंकेज टू फॉर्म डाई न्यूक्लियोटाइड। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 DNA एंड अदर DNA स्ट्रैंड, 1 न्यूक्लियोसाइड विद अनदर न्यूक्लियोसाइड, नहीं 1 न्यूक्लियोटाइड विद अनदर न्यूक्लियोटाइड, ये सही होगा। अगला है 1 नाइट्रोजनस बेस विद पेंटोस, ये नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर भी थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा। अब डेली 4 से 5 लेक्चर्स अपलोड होंगे, तो स्टे ट्यून्ड और लेक्चर को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट सेक्शन में अपने व्यू दे देना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको भी फॉलो कर लेना, जिसमें हम डेली 20 से 25 PYQs डालते हैं, ताकि आपके नीट का जो स्कोर हो वो बूस्ट हो। और इस PYQ की रिविजन शीट भी डलती है शाम के टाइम पे। तो थैंक यू सो मच।